नमस्कार मित्रों। हमारे दरअसल अभी तक वस्तुतः मैं आपको बताऊं, ये बात बड़ी गहराई तक सोचने की भी है और इस पर चिंतन भी गहन रूप से होना चाहिए कि हर जगह, हर एक पत्थर पर, एक एक ईंट पर, कहीं कहीं किसी किसी नगर में, किसी किसी स्थान पर एक एक ईंट पर इतिहास की अमूल्य इबारत दर्ज है। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम लोग रोज़मर्रा की बातें या सियासत की जो उठापटक है या जो बयानबाजियां हैं नेताओं की, इनमें इतने ज़्यादा कई बार फंसकर रह जाते हैं कि हम अपनी विरासत को बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं। जानबूझकर नहीं करते, लेकिन हो जाता है। जब भीड़ ज़्यादा हमारे आसपास मुद्दों की भीड़ हो जाए, आकर्षक बातों की भीड़ हो जाए, नई नई खबरों की, नई नई सूचनाओं की भीड़ हो जाए, तो जो विरासत है वो तो कहीं ना कहीं बेचारी बिलखती रह जाती है कि कोई तो मुझे संभालो। और ये विरासत ऐसा नहीं है कि हम हर बात को विरासत मान लेते हैं। कुछ एक ऐसा क्रम होता है, कुछ एक स्थानों के साथ जुड़ा हुआ, जिसे याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही एक प्रसंग की ओर आपको मैं लिए चलता हूँ। मूल रूप से ये हरियाणा जो प्रदेश है, इसमें कदम कदम पर आपको पौराणिक आख्यान, कदम कदम पर आपको अजूबे मिल जाएंगे। बेशक राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी इसका ज़िक्र एक बहुत ही अत्यंत प्रौद्योगिकी विकसित प्रदेश के बारे में ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक विरासत का सवाल है, शायद इस प्रदेश का कोई भी अन्य प्रदेश मुकाबला नहीं कर सकता। और ये स्थिति मैं आपसे बांट रहा हूँ एक बौद्ध स्नातक के माध्यम से। हरियाणा की पहचान मुख्य रूप से महाभारत से है। कुरु कौरवों से, पांडवों से, और जो कौरव पांडवों के बीच जो मुद्दे थे, मेनली मुख्य विषय जो थे विवाद के, उन विवादों को लेकर, और स्थान स्थान पर बिखरे हुए कृष्ण काव्यों को लेकर, कृष्ण गाथाओं को लेकर, कृष्ण प्रसंगों को लेकर, ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्थल, बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने प्रसंग ऐसे आते हैं कि हर बात पे, हर जगह कहीं ना कहीं कृष्ण संस्कृति, एक कल्चर जो है कृष्ण की, आप समझ सकते हैं, कृष्ण संस्कृति की छाप दिखाई देती है। लेकिन अब धीरे धीरे ज्यों ज्यों हम लोग खंगालने लगे हैं इतिहास को, अपनी विरासतों को, तो लगता है कि इसके अलावा भी, कृष्ण काव्यों के अलावा भी, कृष्ण प्रसंगों के अलावा भी ढेरों ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो अपना ध्यान आपका मांगती हैं, और जो ये अपेक्षा करती हैं, आपसे उम्मीद लगाती हैं कि भाई विरासत की अगर चर्चा करते हो या विरासत को अपना जीवन का हिस्सा मानते हो तो हमारी उपेक्षा न करो। ऐसे ही एक स्थलों में मित्रों, मैं एक ऐसे बौद्ध स्तूप की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ जो इस प्रदेश के लगभग केंद्र में स्थित है। और ये जो बौद्ध स्तूप है इन दिनों में चर्चा में इसलिए है कि अब ये भी लगने लगा है कि ये जो बौद्ध या बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो ऐसे स्थल हैं इस प्रदेश में, कृष्ण के प्रदेश में, गीता के प्रदेश में, इस प्रदेश में, या धार्मिक मान्यताओं के प्रदेश में, इस प्रदेश में जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो स्थल हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। और ऐसे कम महत्वपूर्ण जो नहीं हैं, ऐसे स्थलों में एक स्थल जिसकी ओर ध्यान सरकार का भी इन दिनों में जा रहा है और लोगों का भी जा रहा है, शोधार्थियों का भी जा रहा है, वो ये है कि बौद्ध स्थानक जो प्रदेश में जगह जगह बिखरे पड़े हैं उनकी ओर ध्यान जा रहा है। ऐसा ही एक जो स्थल है जिसका अब दोबारा नए सिरे उसको निखारा भी जा रहा है, और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इसकी जो प्राचीन गरिमा है, इसका जो प्राचीन जो इसका क्षेत्र स्वरूप है, वो भी कहीं इधर उधर ना हो जाए कि हम सफाई अभियानों के नाते या सफाई अभियानों के नाम पर हम घोड़ियाँ बिगाड़ दें। ये भी ये माना जा रहा है कि ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके मूल स्वरूप में कोई अंतर ना आए। ऐसा ही एक बौद्ध स्तूप है मित्रों, चनेटी।
चनेटी बौद्ध स्तूप ये जगाधरी, वर्तमान जगाधरी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये बाकायदा 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये जो ईंटें बनी हैं उन ईंटों को 8 मीटर की ऊंचाई तक रखकर जो चीज़ बनाई गई है ये बौद्ध स्तूप का एक स्वरूप ले लेती है। और ये ह्यून सांग जो चीनी यात्री था, ह्यून सांग जिसको हेन त्वांग भी कहा जाता है, तो उसने भी इस बात का जिक्र किया है। उसने बाकायदा दर्ज किया है अपनी यात्रा संस्मरणों में कि ये स्तूप, इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक, जिसे प्रियदर्शी अशोक भी कहा जाता है, ये अशोक के शासनकाल में ये इसका निर्माण हुआ था। और इसी तरह से कुछ और चीनी यात्री भी यहाँ पर ज़रूर आए, क्योंकि चीनी यात्रियों के लिए आकर्षण के केंद्र थे सारे के सारे बौद्ध धर्म या बौद्ध स्थानक, हमारे देश के बौद्ध स्थानक उनके लिए भी, क्योंकि बौद्ध धर्म वहाँ तक फैला हुआ था, तो उनके लिए एक प्रकार से रुचिकर थे ये प्रसंग। जहाँ जहाँ बौद्ध स्नातक हैं उनको ज़रूर देखा जाए और उनका वर्णन जो है वो संस्मरणों में किया जाए। और बाकायदा ये भी जोड़ा जाता है कि ये जो क्षेत्र है, ये चनेटी का बौद्ध स्तूप, संभावना अब ये व्यक्त की जा रही है कि अगर आप गौतम बुद्ध की हरियाणा के प्रदेशों की यात्रा का एक मानचित्र बनाएंगे, जब भी बनेगा, तो उसमें ये भी संदर्भ आएगा कि उनका गौतम बुद्ध और उसके बाद उनके कुछ महत्वपूर्ण शिष्यों का यहाँ पर आगमन हुआ था और यहाँ प्रवचन भी हुए थे, जिस संदर्भ में पहले भी हम एक बार बात कर चुके हैं कि वर्तमान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पिछवाड़े भी एक बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थानक है। उसके खंडहर हैं, अब तो स्थानक तो अब नहीं रहा, क्योंकि सक्रियता स्थानक की उसके श्रद्धालुओं से होती है। बौद्ध धर्म के जो श्रद्धालु हैं हरियाणा में अपेक्षाकृत कम हैं, क्योंकि ये शैवों का प्रदेश है। या तो आपको शिव मंदिर मिलेंगे या फिर कृष्ण मंदिर मिलेंगे। और इसी संदर्भ में मैं बौद्ध स्तूप उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो बौद्ध स्थानक जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पिछली तरफ अब भी विद्यमान है। और उस स्थानक के बारे में ये कहा जाता है कि उत्तर भारत में सबसे पहला प्रवचन गौतम बुद्ध का यहीं पर हुआ था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पिछवाड़े में। बड़ी अजीब रोचक बातें हैं। और बाद में जब शोधार्थियों ने और इसका अनुमान लगाया कि ये वही विसिनिटी है, ये वही एम्बियंस वाला क्षेत्र है, ये वही वातावरण है जिस वातावरण में ज्योतिसर में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अर्थात गीता की प्रस्तुति भी इसी एम्बियंस में, इसी क्षेत्र में हुई थी। और उसी क्षेत्र में कालांतर में वर्षों बाद गौतम बुद्ध स्वयं आए थे अपनी जो बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनका प्रचार करने के लिए प्रवचन। तो गौतम बुद्ध का उत्तर भारत में पहला प्रवचन जिस स्थल पर हुआ था वहाँ बौद्ध स्थानक है। फिलहाल हम चनेटी बौद्ध स्तूप की बात कर रहे हैं, जो अभी भी उसको दोबारा देखा जा रहा है। और अब बहुत सारे जो विरासत में विश्वास रखने वाले शोधार्थी हैं या जो सरकारी संस्थान हैं, वो इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि एक बुद्धा सर्किट के नाम से एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जो विश्व भर से बौद्ध जो धर्मानुयायी हैं उनको भी आकर्षित करे और बुद्ध धर्म में शोध करने के इच्छुक लोगों को भी आकर्षित करे। तो मित्रों, ये दिलचस्प बातें हैं, कभी कभी इनकी याद कर लेना चाहिए। धन्यवाद।